नमस्कार। मैं धर्मेंद्र राय बेबाक बात में आज पुनः आपका स्वागत है। लॉकडाउन खत्म हुआ था। हमने अपने 50 एपिसोड इस भेंट वार्ता के खत्म किए। अपने उन 50 कार्यक्रमों की बेहतर ढंग से समीक्षा की और लगा कि कुछ करके गुजरे हैं हम इन 50 दिनों में। पर बीच बीच में कई फ्रेंड्स लोगों के ऐसे फ़ोन आए कि कुछ शख्सियतें ऐसी रही हैं इस शहर में, बहुत कुछ छूट सा गया था। बहुत सारे लोग थे जिनको हम आमंत्रित करना चाहते थे, या उनकी कुछ व्यवस्था थी, या उनकी कुछ ऐसी व्यस्तताएं थीं कि वो हमारे लिए समय नहीं दे सके। आज फिर लॉकडाउन हुआ है और आज हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हमारे बचपन के मित्र, अंतराल बता दें, शायद 30 से 35 साल पुराना हमारा दोस्ताना है आज हम जिस शख्स को आपके बीच में लेके आए हैं। नाम बाद में बताएंगे, पहले तकिया कलाम सुनाते हैं। जी हाँ, नए करो। हाँ, तो आज आपके साथ हम नए करो को लेके आए हैं। ये सत्येंद्र साहू, हमारे बचपन के मित्र। सत्येंद्र जी, हमारे छोटे से कार्यक्रम में जैसे हम भेंट वार्ता का रूप दिए हैं, नाम दिए हैं, उसमें आपका स्वागत है। आज बहुत कुछ करने का, पूछने का मन कर रहा है। कहेंगे जरूर वो कि नए करो, पर आज बहुत कुछ करेंगे सत्येंद्र जी। पूछेंगे, शुरुआत से चर्चा करेंगे। आपके पिताजी काफी सक्रिय हुआ करते थे इस दमोह की पॉलिटिक्स में। विधायक, मंत्री, संतरी उनका आशीर्वाद लेने आपके घर तक आया जाया करते थे। सहज है कि आपके परिवार के रिश्ते बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ पारिवारिक रही हैं। क्या कुछ सीखा आपने राजनीति से, और राजनीति में एंट्री कब होती है आपकी? सबसे पहले तो बेबाक राय में आप लोगों ने भोपाल से इस लॉकडाउन में मुझे याद किया, और हम लोग बातें करते करते हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहू समाज की और कार्यवाहक अध्यक्ष एक बैठक करना चाहते थे, तो हम लोग बात करते करते सागर और दमोह आ गए। और वैसे ही इनको पता पड़ा धर्मेंद्र भाई को, तो 1 घंटे के अंदर शायद 2:30-3 बजे चर्चा हुई। तो मैंने ठीक है, बहुत दिन से धर्मेंद्र भाई, अजीत भाई में चर्चा होती थी। मैंने ठीक है, घर की बात है, बोलेंगे। धर्मेंद्र भाई ने जो चीज़ बोली राजनीति की, सबसे पहले तो मैं बताऊं, मांगज स्कूल के यहाँ आनंद भैया के सामने स्कूल हुआ करता था, विनोद बाल अच्छा स्कूल हुआ करता था। वहाँ ध्यान है, मेरे पापा जी छोटी सी उम्र, इतनी उम्र होगी, बाल शाखा में जाते थे। साय शाखा में संघ की शाखा लगती थी, वो चीज़ हमें बड़ी ध्यान है। और तभी सरस्वती स्कूल शहर में बाल विनोद स्कूल, नाम ध्यान नहीं आ रहा था, बाल विनोद उस समय हो गया, तो वहाँ जाते थे। और आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस समय शाखा लगती थी, छोटा सा था बाल्यकाल की उम्र में। और सरस्वती स्कूल शहर में उस समय 2 या 3 स्कूल हुआ करते थे। सरस्वती शिशु मंदिर, नवजागृति, और एक उस समय आदर्श स्कूल शुरू हुआ था। एक बड़ा कंपटीशन चलता था उस समय, जो पढ़ाई होती थी, राजनीति होती थी, खेल होता था, एक बड़ा उसमें वो रहती थी प्रतिस्पर्धा हर चीज़ में। हम लोगों को 26 जनवरी, 15 अगस्त में ये सब चीज़ें हमें सीखने मिली सरस्वती स्कूल से। हमें सरस्वती स्कूल से सीखने मिला भाई बहन का रिश्ता। आजकल जो कॉलेजों में, स्कूल में जो गंदी चीज़ें चलती हैं, मैं उसका बड़ा विरोध करता हूँ। सरस्वती स्कूल में मैंने सीखा भाई बहन क्या होता है। रक्षाबंधन में एक भाई को बहन राखी बांधती हो, बहन कहाँ की है, किस जाति की है, हरिजन है, पिछड़ा है, सामान्य क्या है, वो कुछ नहीं, बहन है तो बहन है। उस समय हमारे यहाँ एक जगदीश बहन, जो मेहतर बसूर बोलते हैं, हमारे साथ रहता था। हम लोग को ध्यान है, अहरबार भी हमारे साथ रहते थे। हर समाज के लोग उस स्कूल में साथ में पढ़ते थे, और वो संस्कार हमें मिला। और जो आपने बताया कि माँ बाप, हमारे पिताजी के पिताजी नगर सेठ हुआ करते थे, स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी साहू नगर सेठ होते थे।
उनका अच्छा वर्चस्व था। उनके पुत्र स्वर्गीय श्री तुलाराम साहू, जिन्होंने जब दिया निशान था, भाजपा पार्टी नहीं थी, तब से उन्होंने काम किए। लोग बताते हैं कि जब हाथ का ठेला था तो हाथ के ठेले में वो इकन्नी दुकन्नी लड़कों को दे के नमकीन मीठा खिला के, और माननीय विजय कुमार मलय जी उस समय चुनाव में राजनीति में सक्रिय हुआ करते थे, उनके चुनाव प्रचार में रहते थे। उनका संस्कार हमें मिला, संघ की शाखाओं में गए, वो संस्कार सीख सीख कर आज ईश्वर की कृपा से छोटी सी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी में एक छोटी सी जिम्मेदारी में काम कर रहा हूँ। सत्यन जी, हमारे ग्रंथों में लिखा है और आजकल तो कवि लेखक भी बोलते हैं कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो आप भी आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की शाखाओं में जाया करते थे। सरस्वती शिशु मंदिर में चूंकि आपका अध्ययन हुआ, आचार्य जी और दीदी जी, भैया बहन का ये कल्चर हुआ करता था। आचार्य जी और दीदी जी मासिक संपर्क में हमारे और आपके घर आया करते थे हर एक माह। आज का जो शिक्षा का परिवेश, जो कल्चर बदल गया है, जिसे हम आज पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग कहने लगे हैं, 3-3, 6-6 महीने के अंदर से कॉन्वेंट स्कूल में हम और आप अपने बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स में जाते हैं। आज का दौर और उस जमाने का दौर, जब हम खुद बच्चे हुआ करते थे और अध्ययन करते थे, तब हमारे आचार्य जी और दीदी जी हमारे घर आते थे, हमारी शिकायतें, हमारी कमजोरियां, हमारे शिक्षा की से जुड़ी हुई बातें हमारे मम्मी पापा को, दादा दादी को सुनाते थे कि लड़का इस फील्ड में कमजोर है। तो उस समय का माहौल और आज के माहौल में क्या डिफरेंसेस आपको नजर आते हैं? उस समय की बात अलग है। उस समय गिने चुने स्कूल हुआ करते थे, और स्कूल नहीं, एक सेवा का मंदिर होता था जिसे सरस्वती शिशु मंदिर बोलते। क्या क्या नहीं सिखाया, भोजन करना, भोजन मंत्र। स्कूल आरंभ होने के पहले आजकल प्रेयर बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं। हाँ। हम लोग उस समय प्रार्थना होती थी, भोजन मंत्र होता था, सारी एक एक चीजें। और एक एक चीज यदि कोई गलती है तो जो धर्मेंद्र जी ने बताया, घर में दीदी आचार्य जी आते थे, बताते थे। वो कोई शिकायत करने नहीं आते थे, ना कि तुम्हारी कोई बताने आते थे कि ये गलती है। तो माँ बाप हमारे उसको वो करते थे। वहाँ भी वो मुझे बहुत पीटा भी जाता था। अजय सिंह जी हमारे प्रधानाचार्य जी थे, पंडा जी हमारे द्विवेदी जी, एक हम लोगों ने पंडा नाम रखा था, एक गौतम जी थे, एक नामदेव जी थे। ऐसे बहुत सारे दबंग हस्ती थी जो वाकई में स्कूल में गोल्ड थी, और उनका नाम बहुत अच्छा चलता था। और उनका एक ट्रेनर था, माने डर था लोगों बच्चों में। तो कहने का मतलब, मैं भी बहुत कुटा हूँ, गलती होती थी। कुटा इसलिए हो जब कूट कूट कर, एक वो कहावत में बोलते हैं, तुमने कूट कूट कर हमें जो चीज़ें समझाई, संस्कार दिए, उस संस्कार में आज मन में अति उत्साह होता है किसी की हेल्प करने में, किसी सेवा करने में। बेहिचक बिल्कुल लगता है कि हमें सरस्वती स्कूल से ये चीज़ मिली है। हमारे कई साथी डॉक्टर हैं, कई साथी मजिस्ट्रेट हैं, कई साथी इसमें बम्बई, बेंगलोर, चेन्नई में विभागों में बड़े बड़े पोस्टों पे हैं, शशांक है, पुलिस में हैं। तो अयाची जी हैं, चर्चा होती रहती है। मनीष कांत जैन है हमारा, टीवी में पत्रकार है, अच्छे संवाददाता हैं। तो कई ना कई चीजें वो भी मानते हैं जब मिलते हैं कि नहीं यार, हमें तो सरस्वती स्कूल से एक प्रेरणा मिली है और आचार्य जी और दीदी का आशीर्वाद मिला है। अब आपने बोला कि उस समय का और इस समय का, तो किसी को बुरा लग जाएगा। आजकल दुकानदारी चल रही है, मैं इस दुकानदारी का घनघोर विरोध करता हूँ कि कॉलेज और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट कॉलेज हैं और प्राइवेट स्कूल हैं, मैं तो इसका विरोध करता हूँ। मेरा बस चले। मैंने दिल्ली में भी सुना था, मैं किसी की व्यक्तिगत न छवि की बात करूँगा न व्यक्तिगत, शासकीय हॉस्पिटल ऐसे होना चाहिए कि प्राइवेट की जरूरत ही ना हो, और शासकीय स्कूल ऐसे होना चाहिए कि प्राइवेट दुकानें चलना ही नहीं चाहिए। वो शिक्षा यहाँ मिले ना, वो पैसा आप दे रहे हैं,
वो पैसा यहाँ दें। मैं तो कहता हूँ जो अच्छे लोग प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, शासन उनको यहाँ पर संविदा में रखे, ट्रेनिंग में रखे, उनका जो ज्ञान है, ज्ञान में तक वहाँ पर शासकीय स्कूल में मिलना चाहिए। क्योंकि सरस्वती स्कूल में उस समय 200-300 रुपए की नौकरी करने वाले आचार्य जी और दीदी कौन नौकरी करता है। लेकिन हम देखते थे वो सफ़ेद साड़ी में दीदी कोई गरीब परिस्थिति में थी, कोई कमजोर वर्ग की श्रेणी में थी, लेकिन वो उस समय नौकरी नहीं करती थी, वो सेवा करती थी। धर्मेंद्र जी आपको ही मालूम होगा वो क्या शुल्क था। लोग हंसते थे, अरे सरस्वती स्कूल में कितने पैसे मिलते, उस समय शायद 250-300 रुपए कौन नौकरी करता है। लेकिन उस समय भी वो लोग आते थे और कई अच्छे अच्छे घर की दीदी और अच्छे अच्छे घर के आचार्य जी, एक ललिता पटेल आचार्य जी जिनकी 200-300 एकड़ जमीन आज भी हृदयपुर में होगी। बात वो नहीं कि कोई गरीब है जिसकी 300 एकड़ उस जमाने में जमीन थी, तो सेवा भावना के लिए काम करते थे कि यार वाकई में सरस्वती स्कूल में सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। और हमारे ट्यूशन कल्चर नहीं था, आचार्य जी पढ़ना है एक्स्ट्रा टाइम खुद पढ़ लो, आप जिसको वो है घर चले जाओ पूछ लो। ये सब जो आज की चीज़ें हैं, मैं तो कतई बार बार कहूँगा ये आजकल ये दुकानदारी है। अब मेरे बच्चे ही पढ़ रहे हैं, सबके पढ़ रहे हैं, मजबूरी है कि भाई सबको पढ़ाना है। लेकिन मेरा तो यही है कि सरस्वती स्कूल जैसे जो संस्थाएं थी आज भी हैं, वैसे ही ऐसी सेवा भावना वाले स्कूल होना चाहिए। ये तो हुई शिक्षा जगत की बात और आपके बाल्यकाल की शिक्षा की बात कि आपका स्कूल कैसा था, आपके संस्कार कैसे पले बड़े, आप किन मित्रों के बीच में आपका अध्ययन हुआ। हम भी उसी सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़े हैं और हमें गर्व होता है कि जब हम भोजन मंत्र की बात आप करते हैं, विसर्जन मंत्र की जब आप बात करते हैं, एकात्मता स्त्रोत की जब बात करते हैं, तो हमें आज याद आ जाता है। तो 2 पंक्तियां आज हम सुनाएंगे आपके लिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्मदे सरस्वती कर्मूलेतु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। इसी प्रकार भोजन मंत्र हुआ करता था, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु शैवीर्यम करवा वही तेजस्वना वदितमस्तु मां विद्विषावि। इस प्रकार के कल्चर हुआ करते थे कि जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं, जब तब आपकी प्रार्थना हुआ करती थी। जब आप बच्चों के साथ में सहज रूप से भोजन करते थे और किसी दिन यदि आपके घर में भोजन नहीं बन पाता था, आप टिफिन नहीं लाते थे, तो बाकी के दोस्त एक खाली टिफिन में अपने अपने कोई पराठे का टुकड़ा, कोई रोटी का टुकड़ा आपस में मिलके, कोई एक पूरी रखता, कोई सब्जी, कोई अचार, ऐसे करके हम लोगों ने डिब्बे भरे और एक दूसरे के डिब्बों में से खाया है और आज इस स्थिति पे आए हैं। तो लगता है कि हाँ वो संस्कार अलग थे और आज का परिवेश थोड़ा सा चेंज हो गया। हाँ कहेंगे अब विलासिता की ओर लोग जा रहे हैं और एक स्थितियां ऐसी बन गई हैं, लोगों के लिए अपना फ्यूचर देख रहा है कि हमें कुछ ना कुछ कमाना है, कुछ ना कुछ अर्न करना है। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ है, इससे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और सहज स्वीकारते हैं कि हाँ स्कूलों में अब शिक्षा व्यवसाय के रूप में प्राप्त होने लगी है। हम अपने बच्चों को खुद कोटा भेजते हैं, दिल्ली भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? वो काबिल अफसर बन सके, तो हम उसके लिए भी 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए की फीस देते हैं। तो उस समय नहीं थे ये कल्चर, गिने चुने स्कूल हुआ करते थे। पर उन स्कूलों में भी आज की कोचिंग जैसे सुपर 30 हुआ करता है, बिहार में 30 के 30 बच्चे IAS IPS के रूप में सेलेक्ट कराए जाते हैं। तो हमारे यहाँ दमोह में ऐसी संस्थाएं थीं जिसे हम गर्व के साथ कहेंगे कि सरस्वती शिशु मंदिर एक ऐसा विद्यालय उस समय हुआ करता था जहाँ हम लोगों ने अपना अध्ययन किया और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि हमारे बीच के लोग, कोई IAS है, कोई IPS है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई पॉलिटिशियन हो, कोई पत्रकार भी हैं। बड़े बड़े फील्ड में लोगों ने अपने अपने नाम कमाए हैं। तो यहाँ जो शख्स बैठा है वो भी, उसे भी कमतर ना कहा जाए। हम उससे भी अब शिक्षा से हट के कुछ राजनीति की भी चर्चा करेंगे जिसमें उसका बाराधस्त प्राप्त है। दमोह से लेके भोपाल तक दखल देने वाला हमारा मित्र सत्येंद्र खुलकर शेयर करेगा, बिल्कुल हमारे बैनर के माफिक बिंदास बेबाक। तो सत्येंद्र जी, राजनीति में फिर आपकी एंट्री कब होती है? राजनीति में सक्रियता सत्येंद्र साहू की कब से शुरू हो जाती है? राजनीति में आपको बताया कि संघ की शाखाओं में हम लोग बाल्यकाल से जुड़ ही गया था और संघ कार्यक्रमों में रहना। उसके बाद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, उसमें छोटे दायित्व में काम किया। छोटे छोटे स्कूलों कॉलेजों में जो चुनाव होते थे तो आपको बड़ी
एक घटना बताएं एंट्री की, जब खुलकर विभाग चल ही रहा है। एक मंत्री हुआ करते थे, उच्च शिक्षा मंत्री, मैं उनको नमन करता हूं, आज इस दुनिया में नहीं है, माननीय रत्नेश सालोमन जी। वो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस की सरकार थी, चारों तरफ उस समय कांग्रेस का परचम लहराता रहता था कॉलेजों में। उस समय हम लोग विद्यार्थी परिषद में जब जुड़े, हमारे प्रिय मित्र श्याम सेवरे जी, उस समय संजय सेन जी, और सामने जो शख्स धर्मेंद्र राय उस समय डिग्री कॉलेज में हुआ करते थे। हम लोग बड़े अच्छी मित्रता थी, सरस्वती स्कूल से थी, और बड़े अच्छे आचार विचार आदान प्रदान होते थे। सम्मानित बाबूजी उस समय धर्मेंद्र भैया के पिताजी वहाँ पर थे, कोई हेल्प करना, किसी की फीस भरना, ये छोटे छोटे। तो उस समय राजनीति में, कॉलेज राजनीति की उसमें हम लोग धीरे धीरे आए। तो उसमें चलता था कि यार सीआर उठा लिए जाते हैं, कांग्रेस लोग कब्जा कर लेते हैं। एक शख्स दिलेश चौधरी उस समय साइकिल से आता था, उसको 100 रुपए की जरूरत पड़ती, उस समय 10 रुपए से लेकर 100 रुपए की टूटी साइकिल से आता था। दिलेश चौधरी नाम है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अच्छा कार्य करता था, ऊपर तक वो संगठन तक गया। श्याम सेवरे जी, दिलेश जी, बाकी सबने मुझे वहाँ 3 गुल्ली पर बोला। हम मुकेश यादव वगैरह सब वहाँ, एक शौक था घूमना फिरना, भैया देखना है यार यहाँ ऐसा होता है, हमने चलो। तो ये स्थिति देखी, तो रामभोग की बात है, उन्होंने हमें विद्यार्थी परिषद का महाविद्यालयीन छात्र प्रभारी बना दिया। मैंने उनसे बोला भैया क्या कर रहे हो? हम लेकिन अकेले तुम्हें तो, हमने ठीक है। ये राजनीतिक एक शुरुआती अध्याय कह सकते हैं, जो भी। अब हम लोग बैठ के करने जाते थे। सबसे पहले गढ़ में, उनके माननीय मंत्री जी के गढ़ में गए, जवेरा। आज भी एक मित्र हैं जिनसे उस समय हुई थी, नीरज जायसवाल, जिससे पहली मुलाकात वहाँ नीरज जायसवाल का जलजला था। वहाँ लड़के बोलते थे भैया यहाँ तो विद्यार्थी परिषद के लोग खड़े नहीं हो सकते। हमने ऐसा क्या है? अरे कहने भैया, तो ऐसी कई परिस्थिति है। नीरज जायसवाल में कौन है हम जानते नहीं थे, कहने भैया वहाँ बैठते हैं। सीधे हम लोग, शायद उस समय रमन खत्री जी भी थे, एक हमारा मानव बजाज का छोटा भाई है अमित गोलू, मानो मेरे साथ क्या है, तो अमित गोलू बजाज छोटा भाई की तरह था, परिषद में सक्रिय था। हम लोग सब वहाँ गए, नीरज जायसवाल के यहाँ डायरेक्ट गए। भैया नीरज जी में सब, अरे कहले भैया हम जानते हैं 3 गुल्ली नहीं भाई आए हैं, कहले आदेश हमने भैया ऐसी सी बात है, आप अपना चुनाव लड़िए, NSCI लड़वाइए और विद्यार्थी परिषद को अपना मेहनत करने दीजिए, प्लीज इंटरफियर ना करिए। अरे कहले भैया कैसी बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल लफ्ज है, नीरज जायसवाल जी देख रहे हों और आज मेरे अच्छे मित्र हैं। तो भैया मैंने बोला कि ऐसा हो कि लड़के अपना पक्ष रखें, आप अपना रखें, एक स्वतंत्रता से चुनाव होना चाहिए, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे, और अपनी नहीं भैया ठीक है। और आपको यकीन नहीं होगा, बैठक हुई उस समय गौदेश तिवारी बाणासुर बोलते थे लोग, TI साहब थे शायद, इसमें से पोस्टिंग थी उनकी, उनने सपोर्ट किया। क्या ये लड़के ये लोग आए हैं, मैंने पंडित आदि में उनको बड़ा नमन करता हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया, लड़कों को दम दी कि बेटा घबराने की बात नहीं है, निष्पक्ष चुनाव लड़ो CR का। तो मैंने मीटिंग में बोला, फर्स्ट मेरी शायद उस समय स्पीच होगी, मैंने बोला कि आप चिंता नहीं करना, कोई प्रकार की कोई यदि गुंडागर्दी या कोई चीज हो, आप तत्काल फोन करना। और उस समय सबसे पहला मोबाइल शायद उस समय आया था नोकिया का, तो मैंने नंबर वगैरह दिया, 54 250 55 927 नंबर सबसे पहले आया था, 10-15 दिन हुए थे कि आप फोन करना। लड़कों को दम आई, बल आया, सबने नंबर लिए, कहने अरे भैया हमने बिल्कुल चिंता नहीं करना। ऐसे ऐसे करके पथरिया, जवेरा, तेंदुलखड़ा, जहाँ जहाँ भी सेक्टर थे, डिग्री कॉलेज, रामभोग मीटिंग की, श्याम सेवरे जी का बड़ा सहयोग रहता था हर चीज में, दिलेश चौधरी, अमित बजाज, संजय सेन जी, जितने पुराने परिषद के कार्यकर्ता थे, उन्हीं ने दमसम से काम कराया। तो ऐसा पूरा हम लोग करते थे। राजनीति में एंट्री हुई, और एंट्री होते ही से युवा मोर्चा में मुझे सबसे पहले राजीव बिलथरे, उस समय युवा जिलाध्यक्ष हुआ करते थे, और अनिल मिश्रा जी,
उनके कार्यकाल का मुझे नगर मंत्री से मेरी परिषद के बाद नगर मंत्री से शुरुआत हुई। जी मेरी आपने जो क्वेश्चन किया राजनीति का, ये मेरी सबसे पहली एंट्री। सत्येंद्र साहू यदि दमोह में रहते, इनसे जूनियर या इनके समकक्ष या इनके साथ में उठने बैठने पढ़ने वाले कई लोग जनपद अध्यक्ष बन चुके, कोई पार्टी का जिलाध्यक्ष बन चुका, बड़े बड़े दायित्वों में इस भारतीय जनता पार्टी से चूंकि ये जुड़े हुए हैं, तो इनके साथ के लोगों ने अपना एक मुकाम हासिल किया है। हम जानना चाहेंगे सत्येंद्र साहू से, सत्येंद्र साहू वो नाम है जो अगर भोपाल शिफ्ट नहीं होता तो दमोह की सक्रिय राजनीति में कहां होता? धर्म भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं राजनीति से बहुत दूर रहता हूं। सबसे पहले संबंध मित्रता वो सबसे पहले है। राजनीति अपनी जगह है। मैं आपको एक बात का ध्यान दिलाऊं, मुझे राजनीति से क्यों नफरत होती है। एक बार पार्षदी में एबी फार्म जारी हुए, बहुत दुखद घटना है। एक गुट बोल रहा है श्री तुलाराम साहू जी को पार्षद की टिकट मिलना चाहिए, और एक वर्ग कह रहा सत्येंद्र साहू को टिकट मिलना चाहिए। उसके पहले मेरी मम्मी माताजी पार्षद थी, पूरा काम मैं ही देखता था, चाहे वार्ड का हो, जहाँ भी जैसा परेशानी होती थी, रात में दिन में लगा रहता था। मेरे पिताजी लगे रहते थे। तो मैं बता रहा हूँ, मलिक जी ने उस समय बुलाया, क्या बात है। मैंने भैया चाहे मम्मी पार्षद रहें चाहे पापा पार्षद रहें, मैं पार्षद हूँ जी, क्या है भैया, कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ। मुझे बड़ा खराब लगा कि राजनीति में जी क्या होता है कि वो कह रहे सत्येंद्र साहू कुछ, श्री तुलाराम साहू जी को टिकट तो बनी है, बाप बेटे में लड़ाई करा रहे। उस समय से राजनीति में बड़ा मुझे वो हुआ। और मेरे पापा तो इतने सरल सहज थे, भैया से कहने लगे भैया वो तो लड़के को सत्येंद्र को लड़ने दो, तो उन्हें नहीं तुम लड़ो। हमने भैया पापा ही लड़ेंगे, तो पापा है मम्मी है तो हम हैं। तो आपको पता है, आपने बोला दमोह में और भोपाल, सत्येंद्र साहू आज भी दमोह में था, कल भी दमोह में था, आज भी दमोह में है और कल भी दमोह में रहेगा। सत्येंद्र साहू सिर्फ भोपाल में कुछ विभिन्न परिस्थितियों के कारण या बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए, काम काज के लिए, लेकिन सत्येंद्र साहू जैसा दमोह में था, सत्येंद्र साहू वैसा दमोह में रहेगा। बात राजनीति की है तो मैंने कभी राजनीति में न कोई सोचा है, मैं तो सेवा करता हूं। मुझे प्रदेश कार्यकारिणी, कई लोग तो हंसते हैं हमारे साथी, क्या तुम्हें प्रदेश कार्यकारिणी 4 बार। तो मैं कहता हूं भैया प्रदेश कार्यकारिणी बनने के लिए भी आजकल दिल्ली में चक्कर लगाना पड़ते हैं। सत्येंद्र साहू ने तो कभी किसी की परिक्रमा नहीं की, सत्येंद्र साहू ने किसी की चमचे चापलूसी नहीं की। मैं तो अपने गर्व मानता हूं अपने माँ बाप को कि उनके आशीर्वाद से बिना चापलूसी के यदि मुझे प्रदेश कार्यकारिणी पद मिलता है, मैं उसको सच स्वीकार करता हूं और अपनी पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, कि इस मुकाम तक आप मुझे नाम लाते हैं। मैं इतने ही बहुत संतुष्ट हूं और मेरी कोई राजनीति में ऐसी कोई नहीं, मुझे मेरी तो बस सेवा होने के लिए इच्छा है। दोनों ही राजनीतिक दलों से जुड़े युवाओं के बीच काफी दोस्ताना ताल्लुक रहता है सत्येंद्र साहू का। हम सत्येंद्र जी से पूछेंगे पुराने समय की राजनीति और आज के दौर की राजनीति में क्या अंतर आ गया है। धर्मेंद्र भाई, आप तो राजनीति के पीछे ही पड़ गए। जिस चीज से मैं कह रहा हूं कि मुझे कभी कभी नफरत होती है, पुरानी राजनीति और आज की राजनीति। जो पुरानी राजनीति थी उस समय जब हम लोग थे तो हमने देखा पोलिंगों में
चाहे वो कांग्रेस की पुड़ी आई या बीजेपी की पुड़ी आई, चाहे बीएसपी की पुड़ी आई, चाहे किसी पार्टी की पुड़ी आई, तो मिलके खाते थे। आज तो ये है, ऐसा दौर है कि राजनीति के इतनी प्रतिद्वंद्विता कर ली है, क्योंकि वो पुड़ी में शक करने लगे, अरे भैया वो भाजपा की पुड़ी है, वो बीएसपी की पुड़ी है, वो कांग्रेस की पुड़ी है। हम लोगों ने तो साथ में पुड़ी खाई, साथ में बैठते थे, पोलिंग में काम करते थे, मतदाताओं को जहां मन होता था वहां वोट देना और मिलके रहते थे। शाम सुबह मिलना जुलना, हंसी मजाक, दोस्त यारी। और सबसे बड़ा आपको उदाहरण बताएं, मेरे पिताजी का भी स्वर्गवास हुआ, बहुत जल्दी हम लोग को छोड़ के चले गए। मुझे फोन आया कई लोगों के, और जब मुझे लोगों ने बताया, कक्का के नाम से पूरे जिले में और संभाग में जाने जाते थे, ने एक चीज बताई कि ले भैया, कक्का जब खत्म हुए तो कह भाजपा के लोग कम थे, अस्पताल में कांग्रेस के लोग ज्यादा थे। मैंने यार कांग्रेस और भाजपा कहां से आ गई, ऐसे मामले उनके लिए बता रहे। तो उसका मतलब हमारे पिताजी के भी संबंध राजनीति से हटकर, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे बीजेपी का व्यक्ति हो, चाहे किसी पार्टी के व्यक्ति हो, मेरे भी, मैं राजनीति बाद में, पहले संबंध। जो भी मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, कभी एक रत्ती कोई बोल नहीं सकता कि सत्येंद्र साहू ने भोपाल में यदि कोई दमों से कोई व्यक्ति गया है, मैंने उसमें कांग्रेस का चेहरा, भाजपा का चेहरा और बीएसपी के चेहरा नहीं देखा। तो भाजपा वाला भी मेरा है, बीएसपी वाला ही मेरा है, कांग्रेस वाला ही मेरा है, समाजवादी वाला ही मेरा है। वो बात की बात है, वो दमों का है, हमें तो खुशी होती है यदि दमों का व्यक्ति हमें दमों भोपाल में मिल जाता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं उसके साथ बात करता हूँ, चाय पीने की इच्छा होती है, खाना खाने की इच्छा होती है, पूछता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये आपका प्रश्न ठीक है, लेकिन अनुभव और उसके अनुसार दमों से जो भी व्यक्ति जाता है, किसी दल का हो, हमेशा मैं उनका काम करने के लिए प्रयास रहता हूँ। किसी के काम होते हैं, किसी काम नहीं होते हैं, जे अपना अपना वो है। और आज ही फोन आते हैं, और कई लोग बोलते भी हैं कि इनके कांग्रेस से संबंध है, इनके उनसे संबंध है। कई बार हमारे राजनीतिक कुछ लोगों ने भी कहीं बोला, तो मैंने बोला अपने ये व्यक्तिगत हैं, और उनको ही मालूम है कि कभी कभी चुनाव में हमने व्यक्तिगत मैंने सपोर्ट भी कराया है, वो समझते हैं। तो बात संबंधों की है, पहले स्नेह प्यार संबंध है, उसके बाद राजनीति है। सत्येंद्र जी ने कहा कि बेबाक तुम हमारे पीछे राजनीति के प्रश्नों को लेकर क्यों पड़े हुए हो। उसके पीछे का एक लॉजिक है सत्येंद्र जी, इस शहर ने कई चेहरे देखे हैं, चाहे 30 साल हो, 35 साल हो, 40 साल हो। जो आज 50 वर्ष का युवा इस राजनीति के दौर से निकल के आया है, उसने वो दौर भी देखा है। आज से जब वो 15 साल का और 20 साल का हुआ करता था, तो लोगों को बदलते देखा है। लेकिन आज एक शख्स जो हमारे बगल में बैठा है, जिसे हम सत्येंद्र साहू नेकरों के रूप में जानते हैं, वो सत्येंद्र साहू आज से 35 साल पहले जैसा था, वैसा ही सत्येंद्र साहू आज है। इसलिए उसके फील्ड की बातें जानने की, और हमारा जो ऑडियंस है, हमारे जो दर्शक हैं, वो सुनना चाहते हैं। कुछ घटनाएं, कुछ मोमेंट्स आपके मित्रों के बीच ऐसे घटित हुए हैं, तो जानबूझकर हम आपकी फील्ड, जिसे राजनीति हम नाम देते हैं, तो राजनीति से जुड़े सवाल ही हम आपसे जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी सत्येंद्र साहू को सुनने की है। क्योंकि सत्येंद्र साहू जैसा 35 साल पहले था, आज भी वैसा ही है। तो हम सत्येंद्र से पूछेंगे कि जनप्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, मतलब कहने का नेता, चाहे वो पार्षद हो या विधायक हो, आखिर कैसा होना चाहिए हमारे शहर में जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि, मैंने आपको बोला, मेरे आदर्श मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री तुलाराम साहू कक्का जब पार्षद थे, और मेरी माताजी पार्षद रही, उसके बाद पापा जी पार्षद रहे, फिर माताजी रही, ऐसे 15 साल हम लोग रहे। तो आपको जनप्रतिनिधि का बताएं, एक बात का उदाहरण पेश कर देता हूं, उसमें आप लोग समझ जाएंगे जी। एक मजिस्ट्रेट साहब थे कोर्ट में, माननीय भगवती दादाजी सरकारी वकील हुआ करते थे। तो उन्होंने ऐसे ही पूछा, अरे यार वो हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। तो भगवती दादा कहले आप कहाँ रहते हो? कहने यार इसमें रंजन बगीचा। अरे कहने लगे, दादा ने बोला अरे पापा का नाम ले गए, पापा के
शुरू से संबंध रहे। पापा बहुत मानते थे दादा को, तो दादा से पारिवारिक संबंध रहे। तो दादा ने तत्काल मजिस्ट्रेट साहब से बोला रहा कि चिंता नहीं करो, मैं साहू जी हैं, तुलाराम साहू जी। पापा को मैसेज किए, पापा जी उस समय साइकिल से चलते थे, साइकिल से तत्काल पहुंचे। दादा ने बुलाया, तो उन्हें मजाक में बुला रहे, मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया, तुम्हारी कुछ शिकायत आई है। मजाक चलती थी, पूरे शहर से मजाक चलती थी। तो उन्होंने की ठीक है। मजिस्ट्रेट साहब से दादा ने पापा जी को मिलवाया, तो उन्हें अच्छे से बातचीत की, चाय भी हुई। उन्होंने भी यार हम वहाँ रहते, कि ऐसी सी बात है। तो राखी जैन हमारे साथ पढ़ी हैं, उनके भाई जित्तू जैन, पापा जी कंचेदी जैन जी, उनका मकान है टंडन बगीचा में, गेट से घुसते ही से। तो वहाँ मजिस्ट्रेट साहब रहते थे, अकेले रहते थे। उन्हें अरे पापा ने मजिस्ट्रेट साहब कल पहुंचे पानी। पापा सुबह 5,000 लीटर का 5,000 लीटर का टैंकर लेके पहुंच गए। मजिस्ट्रेट साहब कहने अरे साहू जी मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझे 2 डब्बे की जरूरत है, इतना बड़ा टैंकर मैं क्या करूँगा। नहीं हम तो ले आए हैं, चलो ठीक है। अब उनने 2 कुप्पे खुद किसी लड़के से पकड़वा के भरे और डब्बे लेके दूसरे दिन या उसी दिन पहुंच गए मजिस्ट्रेट साहब के। मजिस्ट्रेट साहब हैरत वो हो गए, अरे कहले पार्षद साहब, अरे नहीं आपने 2 डब्बे बोला था, हम डब्बे लेके आ गए। जे वाक्य उन्होंने कोर्ट में सबके सामने बोला, बड़ा पापा का सम्मान वो किया। मैंने एक चीज बता रहा हूँ, प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए, जनता की सेवा करे, जनता के कोई काम हो उसके काम आए। जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है? सेवा भावना। मैं तो सरस्वती स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे तो रग रग में आप कहीं भी ठोकर मारोगे, कहीं भी कुछ भी निकालोगे, सरस्वती स्कूल की आवाज आएगी। उनकी दीदी और आचार्य जी के संस्कार निकलेंगे। उनने जो हमको ठोक ठोक के बताया है, देश सेवा, देश हित के लिए चीजें। सेवा भावना जनप्रतिनिधि का मतलब है कि जनता का आप बारीकी से क्या परेशानी है, क्या मदद होना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन आज के काल में जो वाकई में गरीबी रेखा में है, कई लोगों के आज गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं है, जिनकी 2-2 मंजिल बिल्डिंग बनी है, उनके गरीबी रेखा के राशन कार्ड है। कौन है सुनने वाला? कहीं बोलो तो मेरे नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, ये मेरे पदाधिकारी दबा देते हैं। अरे क्योंकि कहीं ना कहीं हर राजनीतिक दल के लोगों की उसमें भूमिका रहती है। मैं तो खुलेआम कहता हूं सत्येंद्र साहू को, कोई माइकल लाल एक लौंग का भी कभी जिंदगी में इल्जाम लगा दे कि सत्येंद्र साहू ने एक लौंग ली है, चाहे मैं पार्षद प्रतिनिधि के नाते में 15 साल 2 बार मम्मी के टाइम पे, पापा जी के टाइम पे मैं पार्षदी में प्रतिनिधि के स्वरूप देखता था। मेरी माता जी उतनी नगर पालिका ज्यादा जाती नहीं थी, बाढ़ में जरूर कारकों में जाना, लेकिन कभी। और एक चीज बताऊं, एक और वाक्य, धर्मेंद्र ठाकुर हमारा पुराना मित्र है, पान की दुकान में बैठा करता था। एक सज्जन आए, उसके पूरे पार्षद थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके मम्मी के पूर्व कांग्रेस शासन था। एक दादाजी आए, किसी ने बता दिया सत्येंद्र साहू वहाँ बैठते, हम लोग बैठते थे वहाँ चाय पीते थे। एक दादाजी आए टंडन बगीचा से, कहने भैया साहू जी के लड़के। यहाँ दादा नमस्कार। मैं ऐसा बैठा था, धर्मेंद्र से पान की दुकान में बैठता था। कहने भैया ये सील लगना है, तो हमारी सील भी ऐसी रखी रहती थी दुकानों में, जहाँ किसी को जरूरत पड़ी बोली लगा दी भैया, जनता का काम है। तो कहने हमारा एक कोई प्रमाण पत्र है। हमने ठीक है दादा बताओ। तो हमने वो सील और किसी को भेज के मम्मी के साइन करा के सील लगा दी, और दादा को हमने बोली दादा पान खा लो। मुझे बड़ा समझो आंसू नहीं आया। उसने जब 20 या 30 रुपए ऐसे निकाले, उस समय आज के 10-15, कहने भैया, मैंने दादा, कहने भैया कम है। हमने कहा दादा, कहने लगे हमने दादा कहा, कहने कुछ कम है। हमने दादा कहा, कहने भैया वो, अरे मुझे रखो थे तो पान खाओ, कहा है। कहने भैया वो पहले ऐसो चलत तो कौन बता तो के हमें बड़ा धर्मेंद्र भाई ऐसा लगा। धर्मेंद्र ठाकुर से आप पूछना, शायद वो भूल गए हो। ऐसी घटना में बता रहा हूँ जो तुम्हारे सील लगाने के कहने भैया पैसे लगते थे। फिर मैंने जब और अंदर तक गहराई पता की तो कहने मरने के पैसे, कार्ड बनाने के पैसे, जो पेंशन के पैसे,
ऐसे से कामों में पैसे लोग लिया करते थे। तो हम लोगों ने भी खूब काम कराए। किसी की मृत्यु हो गई अकस्मात, पापा का बड़ा वो रहता था कि मृत्यु प्रमाण बना के बैठने जाते, मृत्यु प्रमाण देते, किसी को चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। ये होना चाहिए, आप जनप्रतिनिधि हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो तो मैं पिताजी का एक कर्तव्य बता रहा हूँ, जो काम करते थे। लोगों को भी लगता था यार चक्कर नहीं लगा, आज आप मृत्यु प्रमाण बनवाने जाइए। हो सकता कोई बाबू ठेठ में बोल दे, हाँ क्या है, कोई अच्छा भी मिल जाता है, लेकिन आपको चक्कर तो नहीं लगाना पड़ेगा। पेंशन का फॉर्म भरने जाइए, पापा खुद पेंशन ले जाते, 10 का बेटा हम जमा कर दे हैं। लड़ भड़ के नगर पालिका अध्यक्ष में यशपाल चौधरी जी हुआ करते थे, बहुत सज्जन आदमी, कई काम कराया, कांग्रेस के थे, लेकिन बहुत अच्छे, मैं उनको भी नमन करता हूँ। इस दुनिया में नहीं है, उनने बहुत काम किए। तो ऐसे बता रहा हूँ कि पब्लिक के जो काम होते थे, जनप्रतिनिधि, सारे जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी भी ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, जनता के ऐसे छोटे छोटे काम और ऐसे बारीकियों से ऐसा देखना चाहिए। जे मेरा कहने का मतलब है। हमारे युवा नेता हैं दमोह के, काफी नाम है उनका, मोंटी रैकवार कमेंट करके कह रहे हैं 2001 में जब सिविल वार्ड 8 में पानी नहीं हुआ करता था, तब सत्येंद्र भैया फिल्टर पर जाकर जनता की लड़ाई लड़ते थे। कुछ बाकी याद दिला रहे हैं, कई आपके चाहने वाले फ्रेंड्स हैं, काफी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपके लिए दिल और जान से ज्यादा इज्जत दे रहे हैं। लोग बागों का कहना है कि युवा नेता कैसा हो, सत्येंद्र साहू जैसा हो। हम ये सब कमेंट्स तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन एक चीज सत्येंद्र भैया, आज की जो राजनीति का दौर चल रहा है, आप भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर एक्टिव हैं और आपके बड़े पॉलिटिशियंस भी लोग उसमें एक्टिव हैं। वर्तमान का दौर जैसे जनता चुनकर भेजती है सदन में, चाहे वो विधानसभा हो या चाहे वो संसद हो। यदि किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति के लिए विधायक बनाया है किसी पार्टी के माध्यम से, और जब वो व्यक्ति अपनी निष्ठाएं अपनी पार्टी से अलग परिहट के किसी दूसरी पार्टी में अपनी निष्ठाएं समर्पित करने जाता है, तो उन मतदाताओं के दिल पर क्या बीतती है जिसको उन्होंने चुनकर भेजा था, वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में समा जाता है। हमारे दमोह से ही जुड़ी कुछ घटना है, आप भी उनके साथ रहे हैं और अब तो वो चूंकि आपकी पार्टी में आ गए कहने को, लेकिन दूसरी पार्टी के वो मतदाता जिन्होंने उनको वोट दिया तो सिंबल पर, जब वो सिंबल दूसरे सिंबल में जाके विलय कर लेता है, तो आम मतदाताओं के दिल में क्या पीड़ा होती है। और जो फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से जो लोग बाग अपने शब्दों के माध्यम से पीड़ा उजागर करते हैं, कैसे देखते हैं आज की राजनीति? पीड़ा तो संभव है, जो भी आप नाम ले रहे हो, मेरे साथ काम किया है, हम लोग साथ में रहे हैं। और तो और मैं हिंडोरिया हमारा ममियारा है, मैंने वहाँ बचपन भी काटा है और वहाँ सब कुछ देखा भी है, वहाँ की राजनीति भी देखी है। और जो आप बात कर रहे हैं, मैं किसी की व्यक्तिगत नहीं बोलूँगा, पार्टी की बोलूँ, चाहे वो कांग्रेस को, चाहे भाजपा हो, किसी पार्टी का हो। यदि कोई अच्छा वकील हो, फीस देने में तैयार हूं। जो ही विधायक दल बदल के जाता है और उस क्षेत्र का जो भी खर्चा, शासकीय खर्चा हुआ हो, चाहे 1 करोड़ हुआ, चाहे 10 करोड़ हुआ हो, जो मतदाताओं ने वोट दी हैं, जो चुनाव में पैसा खर्च हुआ हो, वो पैसा मैं बोलता हूं, यदि कोई वकील हो, सम्मानी कोई वकील, मैं फीस देने तैयार हूं। कोर्ट में याचिका लगाना चाहिए कि शासन को, निर्वाचन आयोग को या सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। कोई पार्टी का विधायक यदि जीतने के बाद किसी प्रलोभन में, किसी भी कैसे भी प्रलोभन में आकर दूसरी राजनीतिक पार्टी में जाता है, तो जनता को तो ठेस पहुंचता ही है। उस जनता का जो नुकसान हुआ है, जब चुनाव होता है तो हजारों करोड़ों रुपए लगता है, बैलेट पेपर में, मशीन में, सरकारी अमले का जो खर्चा है, वो तय करके चुनाव आयोग को, मैं बोलता हूं उसको, चुनाव आयोग को वो पैसा वसूलना चाहिए, तब उसकी सदस्यता उसको वो करना चाहिए कि हाँ, अब जो दूसरी पार्टी में जा सकता है, ऐसा नियम होना चाहिए। मैं इसके लिए कतई विरोध करता हूं और कतई मैं उसको मैं समर्थन नहीं करते, उसका नहीं करता। मैं तो समर्थन नहीं बोल रहा हूँ कि इस पर केस कोर्ट को या चुनाव आयोग को एक संज्ञान में लेकर एक नियम बनाना चाहिए।
इन घटनाओं को लेके फेसबुक व्हाट्सएप पर जो युवा हैं, आजकल के बच्चे हैं, 25 साल 30 साल के बच्चे अपनी अपनी भावनाओं को उत्तेजित करके शब्दों का चयन, गलत अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करने लगते हैं। राजनीतिक बड़े बड़े लोग तो शाम को एक साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं, लंच करते, डिनर करते हैं, चाहे वो भाजपा का हो चाहे वो कांग्रेस का हो, उनके बेहतरीन संबंध रहते हैं, पारिवारिक रिश्ते बन जाते हैं जब वो सदन में, विधानसभा में, लोकसभा में बैठते हैं। पर यहाँ जो ग्राउंड लेवल पर छोटे कार्यकर्ता होते हैं, ये आपस में दुराचार और मतभेद पैदा कर लेते हैं। तो इनके लिए क्या आपका संदेश है दमोह जैसे शहर के युवाओं के लिए? देखो धरन भाई, जो कभी ना कार्यकर्ता, ना नेता, ना जनप्रतिनिधि कभी राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक विरोधी नहीं होता। मैं तो मानता हूँ कोई भी चुनाव हो, शाम के 5 और 6 बजे तक जब तक वोटिंग होती है तब तक चुनाव, उसके बाद हम सब एक हैं के नारा के साथ हमें एक साथ रहना चाहिए। और जो कुछ आप बता रहे हैं, ना कार्यकर्ता को ऐसा करना चाहिए, ना जनप्रतिनिधि को, सब साथ में हैं, सब एक दूसरे काम आते हैं। और जो कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इसमें चल रहा है या पड़ जाते हैं, वो धरन भाई राजनीतिक विषयावेश नहीं है, जे उनका कुछ व्यक्तिगत, व्यवसायिक या कुछ पर्सनल चीजों का मतभेद हो सकता है, ना कि कोई राजनीतिक मतभेद। चलते चलते अभी 2-3 सवाल और हैं। लोगों की भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कमेंट्स आ रहे हैं, हम वो पूछेंगे कुछ सवाल, आप चिंता मत करिएगा, बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। और एक छोटा सा सवाल है सत्यम भैया, काफी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, खासकर युवाओं में तो आप काफी चहेते माने जाते हैं। क्या मान के चलते हैं, दमोह का सर्वांगीण विकास हो चुका है या कुछ बाकी है? कैसा देखते हैं, कोई सपना है आपका दमोह को लेके? धर्मेंद्र जी, दमोह में आप भी बचपन से रहे, मैं भी बचपन से सब देख रहा हूँ। जो पहले चीज़ें नहीं थी, कुछ कमी थी, वो आज मिली है। और जो चीज़ें शेष रह गई हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे भाजपा को हो। हमारे ज़िले में एक कांग्रेस प्रतिनिधि है, तो एक बीएसपी से हैं, 2 बीजेपी से हैं। मैं चारों सम्मानीय विधायकों से निवेदन करूंगा, अधिकार से, जनता की तरफ से और विभाग कार्यक्रम की तरफ से, कि जो कुछ चीज़ें रह गई हों और जो कुछ ज़रूरत हो, अपने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी से, विभागीय मंत्रियों से बोलकर वो चीज़ें लाना चाहिए। एक आपको बताएं, हम, मेरे दिल में, मन में था, घंटाघर पर एक पार्किंग की और एक शौचालय की। बरसों से देख रहा हूं, इतना बड़ा व्यापारी समूह है, उनको जाना है। हम लोग लघु संख्या बोलते थे उस समय सरस्वती स्कूल में। कई लोगों को तो मालूम नहीं लघु संख्या क्या है। तो बड़ी, कई लोगों ने जगह भी बताई, एमएलबी की साइड में एक जगह खाली है, वहां बढ़िया एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बन सकता है। मैं चारों जनप्रतिनिधियों से निवेदन करता हूं, है तो दमोह विधानसभा का सब प्रश्न, और भी जो राजनीतिक क्षेत्र में है, कि घंटाघर के समीप कम से कम हृदय स्थल बोलते तो सब हृदय स्थल। अरे इस हृदय स्थल में पहले हृदय में देखो तो कि हृदय के आजू बाजू कितनी दुर्दशा है। पार्किंग नहीं है, पुलिस वाला चल रहा है, आलू बंडे खाने जा रहे, कहा गाड़ी रखो भाई। तो ये तो ऐसी स्थिति पर ना हो। पूरे दुकानदार हैं, हमारे सिंधी समाज के भाई, पूरे व्यापारी वर्ग भी वहाँ पे है, होटल भी है, लाज भी है, कपड़े की दुकान है, छोटे छोटे मसाले की दुकान है, प्राय छोटी छोटी सब मनहारी, प्राय सब लघु सब चीजें हैं। लेकिन लघु संख्या की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। मैंने भी कई बार प्रयास किया, जब सरकार थी और हमारे व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष भाई संजय यादव जी ने 1-2 बार संज्ञान में लाया, उन्हें जगह ही बताई। लेकिन दमोह में थोड़ा सा
व्यक्तिगत राजनीति गुटबाजी के कारण सब चीजें हो नहीं पाती। मैं कहता हूं जनप्रतिनिधियों से कि आप विषय देखिए, यदि सत्येंद्र साहू आज विभाग बता रहा है तो इसको पहली प्राथमिकता से लेना चाहिए। और भी यदि कोई भोपाल दिल्ली से कोई हमारे भोपाल से बड़े हमारे सम्मानी कोई लीडर देख रहे हों, इस चीज को तत्काल ये हृदय स्थल में एक पार्किंग और एक शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए। महिलाएं भी जाती हैं, हमारी माँ बहनें भी जाती हैं, भाई भी जाते हैं, 80-90 साल के बुजुर्ग भी जाते हैं। बना है, गड्ढा बना है, ब्रिज के नीचे खड़े हैं। तो ये जितने छोटी सी चीज है, ऐसी कई छोटी छोटी चीजें मूलभूत जो व्यवस्थाएं हैं, जनप्रतिनिधियों से मेरा यही आग्रह है कि ऐसी बड़े बड़े काम तो होते हैं, दमों भी हजारों करोड़ों रुपए अरबों रुपए आए। मैं आपको बताऊं, भोपाल में रहता हूं, छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी। विधायक दल की बैठक हो रही थी, आज के 8-10 साल पहले की बात है, भाजपा सरकार थी। किसी विधायक ने विधायक दल की बैठक में निराश होकर बोला होगा कि अरे सारा पैसा तो दम हो जाता है और गड़ा कोटा जाता है। किसी विधायक ने शायद ऐसी चर्चा थी, तो हमारे माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री भार्गव जी ने शेर जैसे दहाड़ते हुए खड़े होकर बोला था कि जिसकी इसमें दम है काम कराने की वो ले जाए, आप अपना प्रस्ताव लाइए। हम लोग इससे इतने समय से काम कर रहे हैं, हम लोग 90 से सरकार में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मालूम है कहाँ से क्या ले जाना है, किस योजना से कहाँ ले जाना है, क्या कहाँ लगाना है। तो मैंने कहने का मतलब उन विधायक को दोनों बुंदेलखंड के शेरों ने समझाया कि पैसा कैसे लाया जाता है, कैसे लगाया जाता है। हमारे दमों भी लाखों करोड़ों रुपए आया और खूब लगा भी है योजनाओं में, हर जगह में। आप गड़ाकोटा में देख लीजिए, विकास दिखता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप ऊपर से मुख्यमंत्री जी से कैसे भी व्यवस्था करके लाइए और अच्छे क्वालिटी में काम हो तो वो बरसों चलता है, तो उसका अलग वो होगा। यही मेरा निवेदन है सारे जनप्रतिनिधियों से। एक आखिरी सवाल तो बहुत सारे हैं, पर सत्येंद्र है कि दिल मानता नहीं है कि कुछ छूटता ना जाए। फिर भी एक, आजकल राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों और पत्रकारों के बीच में थोड़ी सी दरार या खींचतान या मनमुटाव सा दिखता है, आखिर क्या वजह है? और हमने तो ये तक सुना है अभी मीडिया के माध्यम से कि आपके कुछ करीबी नजदीकी लोगों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं कैसे देखते हैं? क्या संदेश है आप अपने साथियों के लिए? धर्म भाई, नजदीकी तो मेरे सब हैं, मेरा ना कोई दुश्मन है, आज तक ना मैंने कोई दुश्मन माना है, क्योंकि मैंने कभी कोई गलत काम किया नहीं हो। कभी धोखे से कोई गलत काम हो गया तो मुझे याद है, मैं तो रात की वाली बात करते, भैया गलती हो गई जयराम जी की, ऐसा कोई मेरा वो नहीं है। तो नजदीकी संबंधी मेरे सब हैं, लेकिन बात पत्रकारों की है। आज जो चौथा स्तंभ है, मैं उनको सम्मान अभी उनका अभिवादन करता हूं कि आज जो मीडिया में, सोशल मीडिया में, पत्राचार में जो चीज़ें चल रही हैं, आज सुबह सबसे पहले उठते ही एक आदत पड़ गई है, उठते ही से पेपर चाहिए। और पेपर में कोई जरूरी नहीं कि तो रजिस्ट्री लिखी हो गया, सत्येंद्र साहू की रजिस्ट्री हो गई, कि धरन भाई को आज लाल बत्ती मिल गई, कि तुम्हारी जे कुछ भी कोई ये तो लिखा है नहीं कि पेपर आया तो पेपर वाले लगे नहीं आज तो बिल्कुल इस राशि देखते हैं, आज कुंभ राशि। अरे कुंभ राशि देख रहे, 125 करोड़ लोग ले रहे कुंभ राशि में, 125 करोड़ में कितने करोड़ लोग कुंभ राशि होगी। लेकिन हिंदुस्तान में साधना शक्ति है, भावनाएं हैं, बता रहे हैं कि सबसे पहले अखबार पढ़ते। मेरी भी आदत है, आदत में पढ़ना, हर चीज देखना। कोई अपन से ना पढ़े तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार नहीं चलेगी, पढ़े तो कोई वो नहीं। लेकिन एक है, घर गए आजकल खट्टे से न्यूज चैनल, बच्चे सीरियल देख रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होता है, अरे पापा आ गए न्यूज चैनल में कोई वो तो है नहीं कि न्यूज चैनल देख रहे तो कुछ
उनको कछु टीआरपी बढ़ रही कि हमारी टीआरपी बढ़ रही, व्यक्तिगत टीआरपी जरूर बढ़ रही है। मैं कहना चाहता हूं जो भी चैनल चल रहे हैं उनकी व्यक्तिगत टीआरपी जरूर बढ़ रही है। बड़े बड़े चैनल जो आजकल खुलते जा रहे हैं, पहले चौथा स्तंभ एक सेवा, जैसे राजनीतिक सेवा भावना के लिए थी। पत्रकारी, मैंने एक ईश्वर चंद्र त्रिपाठी देखा है, झोला लटका के घूमता था साइकिल में, मेरे यहाँ 1 रुपए 50 पैसे घंटे की साइकिल लेता था। पत्रकार देखा मैंने, एक दमों की ताकत भी देखा। ऐसे पत्रकार भी देखे कि जिन्हें पैसे से कुछ नहीं, वो सेवा थी। आज कुछ नाम मात्र के एक दो वो कुछ उसमें धंधे में या आर्थिक स्थिति में कुछ बोल लो, व्यवसायीकरण बोल लो उसको, जैसे मैंने बोला स्कूल और अस्पताल का, तो मीडिया को भी कुछ ऐसे भी हैं कि जब तालाब में एक मछली रहती है वो बोलते हैं ना बदनाम, तो कुछ 1-2% है, 1-2 हैं कि उस टाइप की ब्लैकमेलिंग या धंधा बोल लो आप, वो करते हैं। और रही बात आपने बोला कि पत्रकार और राजनीतिक, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पत्रकार और राजनीतिज्ञों को साथ में हरदम सफर करना चाहिए, एक दूसरे की बात शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपकी बात ही तो वो पहुंचाएंगे। और चौथे स्तंभ आपको कहां से कहां ले जाता है, जमीन से फर्श पर, फर्श से अर्श तक। ये आपने दिल्ली में भी देखा होगा, कौन केजरीवाल को जानता था, कौन अन्ना को जानता था, कौन सिसोदिया जी को जानता था, और हमारी राज्यपाल बनी थी किरण बेदी जी को जानता था। बिल्कुल बिल्कुल सहमत। मीडिया उससे ही आई ना। मैं भी कई बार गया हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी इन चीजों में रहा हूँ, आंदोलनों में। तो तात्पर्य किसी ने देखा था क्या? लोग बोलते रहे, कन्हैया लाल हो गए, जिग्नेश कुमार हो गए, कौन जानता था? तो है तो कुछ ना कुछ तो दम है, कुछ अच्छे लोगों की। आज मैं भी बोल रहा हूँ, मैं गलत बोल रहा हूँ तो ठीक है, अच्छा बोल रहा हूँ तो अच्छी चीज जाएगी, तो अच्छी चीज कौन ले जाएगा? सम्मानी पत्रकारगण। लेकिन उसमें 1-2% कहीं मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1-2% कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा नहीं होना चाहिए, कि जो उसमें कुछ व्यवसायीकरण किए हैं। और अब बोल रहा हूँ, खराब लगे तो मैं झूठ बोलता नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत है। मैं डर नहीं बोला था, हम मत बोला यार, ये 50,000 बुला चुके, मुझसे झूठ कतई पसंद। मैं झूठ के खिलाफ भोपाल में इतनी लड़ाई होती मेरी, लेबर से लेके, मिस्त्री से लेके, ठेकेदार से लेके अधिकारी, में झूठ के लिए। वो बोले अरे यार हमें झूठ पसंद नहीं है, नहीं है तो नहीं है। तो मैं आपको बताऊं, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि पत्रकारों को खराब लगेगा, बड़े पत्रकार को, छोटों को तो ठीक है, हमारे भाई हमारे साथ बैठे, शाम को चाय पियेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र भेजा था, अजीत भाई। मैंने 2 पत्र भेजे, नहीं मैंने 3 पत्र अभी तक भेजे हैं। तीनों पत्रों में हमारी उसमें लिंक बनाई थी, उन्होंने मुझे भेजा था। मेरी सिस्टर, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो मेरी सिस्टर नेहा साहू, छोटी इंदौर में है, इंदौर में शादी हुई, वो है सब बता दी इंग्लिश से क्या क्या है। सबसे पहले मैंने भेजा था प्रधानमंत्री जी को कि जितने देश के भिखारी जो भिक्षा मांगते हैं, तो मैंने कि मध्य प्रदेश में कि बम्बई जैसे माफिया स्टाइल में इसका वैश्वीकरण ना हो, इसके लिए एक आयोग गठन हो, और जो भिखारी के रूप में जो धंधा कुछ बनाए हैं, जिन्हें बाकी में कहीं जरूरत नहीं है लेकिन उन्होंने बना के रखा है, कुछ माफिया लोग इसमें लगे हैं। मैंने लिख के भेजा प्रधानमंत्री जी को कि एक दरिद्र नारायण आयोग बनाएं। दरिद्र नारायण आयोग में जेल की तर्ज पर आप 108 की तर्ज पर गाड़ी रखें, जो मिले उनको आप, घर दो नहीं है उनको आप ले जाएं, जैसा जेल रहता है उस टाइप में आप एक आवास बनाएं, उसमें काम कराएं, उनसे मजदूरी कराएं, जैसे जेल में भी बंदी कुछ काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, भत्ता मिलता है, इस टाइप मैंने पूरा 3 पेज का भेजा। वाकई में उसकी उनने पढ़ा, सामाजिक विभाग में आता है, सामाजिक कौन सा विभाग है, उसकी लिंक आई। मैंने अपनी छोटी सिस्टर को बताया कि नेहा देखना क्या, तूने बताया कि आपके प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक मंत्री
शायद फग्गन सिंह जी कौन थे उस समय, उनको भेजा है लिंक बना के किस प्रकार भाई अच्छी चीज माना, मैंने पूरा बना के भेजा था। दूसरी चीज मैंने एक बार सेना के लिए भेजी थी। सेना की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे लद्दाख, लेह और श्रीनगर में जहाँ बर्फ वगैरह रहती है, तो वहाँ जो व्यवस्थाएं नहीं है, औजार जो अपन बोलते हैं महंगे उपकरण के लिए मैंने भेजा था कहीं देख के। उसका भी मुझे जवाब आया था कि प्रक्रिया ऑलरेडी है और कुछ इसके लिए जब से माननीय मोदी जी आए हैं तो सारी चीजें इसमें करोड़ों रुपए लगाया जा रहा है। वो तोप बंद क्या बोलते हैं उसको, उसके लिए मैंने भेजा था, मैंने कहीं पढ़ा था। और तीसरा आपको बताऊं, मैंने भेजा था कि दिल्ली दूरदर्शन, डीडी दूरदर्शन 1, डीडी 2, डीडी 3 जैसा है, यदि आप स्वदेशी, क्योंकि मैं संघ में काम किया, मैंने शुरू से सरस्वती स्कूल हम लोग स्वदेशी का करते थे, स्वदेशी पूरा चलता था। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिख के भेजा था, क्यों ना डीडी 1, डीडी 2 जैसे डीडी 100, डीडी 200, यदि आज 400-500 चैनल प्राइवेट चल रहे हैं, तो यदि स्वदेशी की बात है तो क्यों ना डीडी 1 से लेकर डीडी 100, डीडी 200 चैनल स्वदेशी और संस्कारमय। ये जो सीरियल चलते हैं, मैं तो खुद परेशान हूं, बच्चे बिना टीवी के खाना नहीं खा रहे, उसमें क्या दिखा रहे, क्या पहने हैं, क्या नहीं पहने हैं, मैंने संस्कार नाम की चीज नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री जी लिख के भेजा था कि जो प्राइवेट चैनल चल रहे हों, मैं माफी चाहता हूं किसी पत्रकार, किसी बड़े पत्रकारों को, चैनल मालिकों को बुरा लगे, मैंने लिख के भेजा था कि सारी हमारी भाषा में दुकान बंद करके ये डीडी 1 से लेकर डीडी 200 स्वदेशी चैनल बनाए, और उसमें जो पत्रकार हैं, जैसे धरेंद्र भाई हैं, कभी रमेश कुमार का नाम आता है, जो भी वेद प्रकाश जी, जो भी पत्रकार है अच्छे हैं, उनको आप उसमें सम्मिलित करिए, अच्छी उनको पोस्ट बैठाइए, उनका जो समय है वो वहां आप लीजिए। तो ये दुकानें चल रही हैं बड़ी बड़ी, वो बंद होंगी। आप देखिए तो कहीं कहीं तो अरबों खरबों के महल हैं, अरबों खरबों के मकान है, कहीं कौन, अरे भैया चैनल के मालिक हैं हमने, बहुत बढ़िया चैनल के मालिक। तो मेरे कहने का मतलब, अच्छे पत्रकार जो हैं, वाकई में पत्रकारिता करते हैं, उनका सम्मान करता हूं। वो मेरी लाइव के माध्यम से कहीं ये खबर जाए कि जो मैंने पत्र भेजे हैं उस पर अमल हो, डीडी 1 से लेकर डीडी 200 तक संस्कार वाले चैनल चलें, ताकि हमारी पीढ़ी को, हमारे बच्चों को, नाती पोतों को अच्छे संस्कार मिलें और जो गंदगी है इससे दूर रहें। क्या करें, बातें खत्म नहीं हो रही हैं, सवाल भी खत्म नहीं हो पा रहे हैं। और चूंकि आज सत्येंद्र भैया के सामाजिक संगठन से जुड़े कुछ पदाधिकारी भोपाल से दमोह के प्रवास पर आए हैं, वो सर्किट हाउस में रुके हुए हैं, बार बार उनके फोन आ रहे हैं, हमें ना चाहते हुए भी ये कार्यक्रम विराम देना पड़ रहा है। पर फिर भी चलते चलते एक चीज तो जो रह गई है वो पूछेंगे जरूर। सत्येंद्र भैया, आपकी पार्टी में एक गाइडलाइन है कि 75 ईयर से ओल्ड जो पर्सन हो चुके हैं, अब उनको सक्रिय राजनीति में न रखकर मार्गदर्शक मंडल में रखा जाने लगा है। ये पिछले कई वर्षों से एक परिपाटी 2014 के बाद से देखने को मिल रही है। तो क्या अब दमोह की राजनीति में हमें मलिया जी के बाद कोई नया चेहरा मिलने वाला है, मिलने जा रहा है? क्या कैसी कोर कमेटियों में आपकी चर्चाएं होती रहती? आप तो भोपाल में लगातार सक्रिय रूप से बने रहते। धर्म भैया, मैं कोई जोशी तो हूँ नहीं, आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। बात 75 की है, तो हर राजनीतिक दल में छात्र राजनीति से लेकर और जब तक सांस चलती है तब तक के राजनीतिक काल का कई लोगों को पद का तोहफा मिला है, और मिलने वालों को मिलना चाहिए जो सच्ची सेवा करता है। कई लोग हैं जो पद पर रहते हुए अंतिम सांस तक, हमारे गृह मंत्री पन्नीकर जी, गोवा में जो मुख्यमंत्री जी थे मनोहर पारीकर जी, सलूट करता हूं, नमन करता हूं, मरते दम तक
अंतिम सांसों तक उनने काम किया। आपको मालूम होगा, बदनाम था गोवा। वो आदमी पैंट शर्ट पहन के मसाज सेंटर पहुंच गया कि बताओ भाई क्या है, लोग बता दे। तो ने देखा आया होगा कहीं का होगा, नहीं ठीक है, जब देखा छोटा सा मोबाइल में से जो भी होगा उनने, हाँ अच्छा ठीक है। ऐसे कई जो अवैध पार्लर चल रहे थे, धंधे वगैरह, उस आदमी ने, लोग बताते, सबको मालूम होगा, पढ़ा होगा, और मरते दम तक काम किया। माननीय अरुण जेटली जी, वित्त का प्रबंधन अंतिम सांस तक, माननीय सुषमा स्वराज जी, ऐसे कई लोग, अटल जी जिन्होंने पार्टी को कैसे क्या किया है। हमारे बीजेपी कार्यालय भोपाल में हम देखते हैं, वहां से निकलते हैं तो रूह कांप जाती है कि यार अटल जी यहाँ रहते थे। एक कमरे में एक बार हम गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी, वहाँ पुराना ऑफिस होता था, माननीय विमल तोमर जी जो बीच में नहीं रहे, बीडी शर्मा जी, विजय अठवाल जी, हम लोग वहाँ जाते थे। एक कमरे में बता देते कि यहाँ अटल जी रहते थे। वहीं विद्यार्थी परिषद ने अभी तक काम किया। फिर अभी विद्यार्थी परिषद का अच्छा बड़ा कार्यालय भारत माता चौराहे पे बना। तो हमारे कहने का मतलब, आपने बोला 75, तो धर्म भैया सबकी सब व्यवस्था है। छात्र नेता में हमारे यहाँ विद्यार्थी परिषद है, युवा में युवा मोर्चा है, और अपन आगे जाए भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की कई शाखाएं हैं, मोर्चा है, संघ के अनुसार संगठन है, अपने अपने स्तर पे सब काम करते हैं। उसके बाद तो 75, 80, 85 ईश्वर और जितनी मर्द है, उसके लिए भी गवर्नर, राज्यपाल, कुलपति, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं जो सेवाएं लेना है जिनको। तो ऐसा कोई वो नहीं है, सबकी सब सीमाएं, सब जगह काम करने का वो है, काम करने का जज्बा होना चाहिए। और आपने लास्ट में बोला कि कौन होगा, तो भैया कौन होगा ये जनता तय करेगी। जनता का मन, जनता का प्यार, जनता का स्नेह, जो जनता के कामों पर झूठ फरेब से हटकर जो आज जो चल रहा है, मैंने जो सच्ची राजनीति को सच्चे सत्कारों में जो चलेगा, मैं उसके सपोर्ट में हूं। चाहे वो कोई भी हो, कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम लूंगा ना, चाहे किसी राजनीतिक दल का हो। मैं भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहली प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन कोई हो सकता है कोई ईश्वरी शक्ति कोई ऐसा आ जाए, स्वतंत्र बन के भी आ जाए। आनंद भैया भी स्वतंत्र बन के रहे और भारतीय जनता पार्टी में रहे। आनंद भैया ने बहुत काम किया। उस समय नाम रटे रहते थे अपने धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के पापा के नाम, वो हाल हमारे पापा जी की भी थी। का बेटा कौन के पापा, एक वो था, तो पापा के नाम बता देते। तो हमारा कहने का मतलब है जो अभी बीच में कुछ ऐसा कुछ रहा है, ये चीजें शुद्धिकरण हो और जनता की सच्ची सेवा हो, उनका सच्चा सम्मान हो। भाई मुझे भी रात में 2 बजे रात में फोन आते। कल एक फोन आ गया भैया 2 बजे रात में, आपकी भाभी की, कहा ये कौन कोई रात में है। कई बार 12 बजे 1 बजे रात में फोन, भैया जो हो। हमें लगता है हम बात करना हम करते हैं, कभी टीआई से, कभी जितनी हमारी क्षमता है। हम कोई प्रमुख सचिव से बात करने नहीं लेंगे, हमारी सीमा है, टीआई साहब से कर लेंगे, एसपी से निवेदन कर लेंगे, बहुत से जितनी है। मैं प्रदेश कार्यकारिणी छोटा सा कार्य करता हूँ, उसके नाते में बात करता हूँ। ईश्वर की कृपा से कल ही की घटना है, टीकमगढ़ में एक ठाकुर परिवार ने गोली चला दी। अहरवार समाज के व्यक्ति के गोली चला दी और एक साहब को गाली बकी। 2 दिन पहले की घटना है। अब उसको कहाँ से किसने नंबर दे दिया, कहाँ मोमोज गांव है, कहाँ मात कुआ चौकी है, फोन आया, हमने वीडियो भेजो, सब भेजो, हम देखते हैं। मैंने टीआई से बात की, ना जान ना पहचान। मैं सत्येंद्र साहू बोल रहा हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा जो हूँ। जी साहब मेरी निवेदन है, नहीं के निवेदन है साहू के लिए नहीं, वो एफआईआर हो गई। वो अहरबार की क्यों नहीं कर रहा भैया, अहरबार भी उसका वीडियो आया है, कपड़े वगैरह उसका वीडियो में भेजूंगा, कुछ लोगों मैंने भेजे हैं, उसकी आप अहबर करिए।
और मैंने उसको बताया, मैंने ये 2 दिन पहले माननीय नरोत्तम मिश्रा जी को सिंगरौली में जो कांड हुआ है आपने देखा होगा, एक मुस्लिम परिवार ने कैसे बलात्कार करके अंगभंग करके उसके नरकंकाल मिला है, उसके लिए नरोत्तम मिश्रा जी के हम लोग परसों गए थे, पूरे समाज के लोग। और मैं उस नरोत्तम जी को सर्वोत्तम मानता हूं कि 1 घंटे के अंदर भाई साहब अपराधी पकड़ा गया, एक अभी फरार है। तो कहने का मतलब, तो इनकी भी कल लड़के पकड़े गए, कल फोन आया उनका, कहने भैया पकड़ा गया, मैं हथियार के पकड़े। और वो परिवार, साहू परिवार, गांव से डर के मारे छतरपुर भाग गया था। फिर मैंने एसपी के यहाँ भी भेजा। तो कहने का मतलब, आपने ऐसे ऐसे सवाल किए, मैं तो छोटा सा कार्य करता हूँ, लेकिन माँ बाप का आशीर्वाद है, सरस्वती स्कूल का संस्कार है, आप मेरे साथी हैं, इसने प्रेम प्यार ऐसे ही बना रहे। और कोई फेसबुक पे जो भी बहुत सारे आपने क्वेश्चन बताए, मोंटी रेखवार जी, मोंटी ने मेरे साथ काम किया, हम लोगों ने साथ में काम किया। और मोंटी तुम भी तरक्की करो, जहाँ भी जनप्रतिनिधि जो भी जहाँ रहो, मैंने देखा है तुम में भी काम करने की है लगन, तो कभी भी कहीं भी आप भी काम करिए, सदा मेरे लायक जो होगा सदैव खड़ा रहूंगा। ये थे हमारे साथ दमोह शहर की जानी मानी हस्ती सत्येंद्र साहू जी। दोबारा अवसर मिलेगा तो फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।